हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारी संसद की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इसका ये 3rd पार्ट है, तो शुरू करते हैं 3rd पार्ट को। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज के पार्ट की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) में, किसमें 112(3) में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से व्यय है जो हमारे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। जैसे कि हमारी दूसरी अनुसूची के अंदर जो जो वेतन दिए गए हैं, जिन जिन का वेतन दिया गया है, वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के सारे खर्चे, संघ लोक सेवा आयोग के सारे खर्चे, भारत के सभी ऋण, ये सभी क्या है, हमारे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अब हम बात करेंगे अनुदान की मांगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांगों का उल्लेख किया गया है कि अनुदान किस किस प्रकार का होता है और इनकी क्या क्या बात होती है, मतलब इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही अनुदान की मांगे रखी जाती है। आप इसे याद रखेंगे कि अनुदान की मांगे हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखी जाती है। एक आता हमारा एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब विनियोग विधेयक की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। किसका? विनियोग विधेयक का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 114 में किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुदान की मांगों की। तो अनुदान कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ग्रांट, या अनुदान के प्रकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 में 3 प्रकार के अनुदानों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 में 3 प्रकार के अनुदान का उल्लेख किया गया है। जैसे एक होता है हमारा अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट, दूसरा होता है हमारा अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट, तीसरा होता है अधिक अनुदान या एक्सेस ग्रांट। तीनों प्रकार के अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश की जाती है। तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही इस प्रकार के अनुदान की मांगे पेश की जा सकती है। पहले प्रकार का अनुदान देखें, जिससे हम कहते हैं अनुपूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो यदि किसी सेवा के लिए बजट में आवंटित राशि अपर्याप्त हो, जो बजट में जो राशि आवंटित की गई थी वो उस योजना के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई है, अर्थात उस सेवा के लिए क्या धन कम पड़ जाए। जो सेवा हमने जैसे शुरू की थी, कोई योजना शुरू की थी और उस योजना या उस सेवा के लिए धन की कमी आ जाती है, तो अधिक धन प्राप्त करने के लिए अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है। तो क्या किया जाता है? अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिए, अधिक धन प्राप्त करने के लिए क्या अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है। दूसरे प्रकार का अनुदान होता है एडिशनल ग्रांट या फिर अतिरिक्त अनुदान। यदि कोई नई सेवा जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया था, बजट में नहीं किया गया था, लेकिन उसी वित्त वर्ष में सरकार को उसके लिए धन की आवश्यकता हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अतिरिक्त अनुदान पेश करेंगे। क्या करेंगे? अतिरिक्त अनुदान पेश करेंगे। तो 3 प्रकार के अनुदान हो गए। पहला था हमारा अनुपूरक अनुदान, दूसरा था अतिरिक्त अनुदान और तीसरा है हमारा अधिक अनुदान या एक्सेस ग्रांट। अधिक अनुदान या एक्सेस ग्रांट की बात करें तो यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है। यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है, तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है। तो क्या होता है, अगला जब वित्त वर्ष आएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, अधिक अनुदान पेश किया जाएगा। अधिक अनुदान को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के साथ लोक लेखा समिति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी होती है। आप इसे याद रखेंगे। जो अधिक अनुदान है, अधिक अनुदान को पेश करने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति की तो अनुमति चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा जो हमारे लोक लेखा समिति है उसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी होती है। फिर आता अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में कौन कौन से प्रावधान है वो देखें। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 116 में 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है। एक तो हमारा लेखानुदान, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, दूसरा हमारा प्रत्यानुदान, जिसे वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं, और तीसरा होता है अपवाद अनुदान, जिसे एक्सेप्शनल ग्रांट कहते हैं। 3 प्रकार के अनुदान की बात कही गई है हमारे 116 के अंदर। तीनों को एक एक करके हम देखते हैं कि तीनों के मतलब क्या है। पहला होता है हमारा लेखानुदान, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। भारत में बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती थी। पहले क्या होता था, भारत में बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती थी, जबकि नया वित्त वर्ष हमारे 1 अप्रैल से शुरू हो जाता था।
तो इस अवधि मतलब अप्रैल और मई के खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता था। तो क्या किया जाता था, अप्रैल और मई के खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता था। लेखानुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या होता है, लेखानुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दूसरा आता हमारा प्रत्यानुदान। क्या होता है, वोट ऑन क्रेडिट या प्रत्यानुदान की बात करें तो यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है। क्या होता है, यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तो आवश्यकताओं के कारणों का उल्लेख किए बिना, तो क्या आवश्यकताओं के कारणों का उल्लेख किए बिना प्रत्यानुदान पेश किया जाता है। और प्रत्यानुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। आप इसे याद रखेंगे, प्रत्यानुदान पेश करने के लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर आता हमारा अपवाद अनुदान मतलब एक्सेप्शनल ग्रांट। ऐसी कोई सेवा जिसका बजट है तो बजट में कोई प्रावधान नहीं था, वजह नहीं है, बजट है, तो जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं था। देखो ऐसी सेवा जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं था और सरकार को धन की उसके लिए आवश्यकता होती है। अचानक जैसे कोई सेवा है या कोई योजना है जिसकी ज़रूरत अचानक पड़ जाती है, जैसे मान लें कोरोना आ गया अचानक, तो बजट में कोरोना का प्रावधान तो नहीं था लेकिन कोरोना आ गया तो कोरोना के लिए क्या अचानक पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो अचानक सरकार को धन की आवश्यकता होती है। या सरकार की किसी अपवाद स्वरूप आवश्यकता के लिए अपवाद अनुदान पेश किया जाता है। सरकार को किसी अपवाद स्वरूप कुछ पैसे की आवश्यकता हो जाती है तो उसके लिए अपवाद अनुदान पेश किया जाता है। अपवाद अनुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि बात ही अपवाद की है तो अपवाद अनुदान पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता हमारा इंटरिम बजट या अंतरिम बजट किसे कहते हैं। तो यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है, क्या है, यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा मतलब 1 साल से कम समय का समय बचा है हमारी सरकार को, तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। क्या इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि मुख्य बजट कब पेश होगा, निर्वाचित जो अगली सरकार होगी वो पेश करेगी, जो अगली सरकार आएगी तो मुख्य बजट वह पेश करेगी जो निर्वाचित सरकार होगी अगली वाली। तो उससे पहले वाली सरकार है जिसका 1 साल से कम समय बचा है तो वो बजट पेश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। अब भारत के संविधान में अंतरिम बजट का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये तो केवल एक रिवाज है। तो वही बात है, बजट तो बजट होता है, अंतरिम क्या करेगा, लेकिन एक रिवाज होता है कि 1 साल से कम समय बचा है सरकार को तो वह बजट पेश करती है, उसे अंतरिम बजट ही कहेंगे। अब हम बात करेंगे संसद के द्वारा बहुत सारे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संसद के महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रस्ताव संसद पेश करती है। तो भारत की संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावों के प्रकारों की बात करें। पहला प्रस्ताव होता है हमारे जैसे विश्वास प्रस्ताव, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, हमारे स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, अल्पकालिक चर्चा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, नियम 377, समाप्ति प्रस्ताव। समाप्ति प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं हमारे, कौन कौन से, क्लोजर मोशन कौन कौन से, सामान्य समाप्ति प्रस्ताव, सिंपल क्लोजर मोशन, कंगारू समाप्ति प्रस्ताव, कैंगुरू हमारे क्लोजर मोशन, और गिलोटिन समाप्ति मतलब गिलोटिन क्लोजर मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव मतलब थैंक्स मोशन। तो इस तरह हमारे 9 प्रस्ताव है संसद के अंदर पेश किए जाते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, इनके क्या क्या मतलब होते हैं। पहला प्रस्ताव आता है हमारा विश्वास प्रस्ताव, जिसे कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा क्या होता है, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। सामान्यतः गठबंधन की सरकार में विश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है और विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और ये हमारे जैसे अशोक गहलोत है, भैरों सिंह शेखावत है, मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के अंदर और लोकसभा में भी कई बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि सरकार अपना जो बहुमत है वो सिद्ध कर सके। फिर आता हमारा अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए 50 पैसे का सिक्का यहाँ पे लगाया है ताकि 50 का आंकड़ा आपको याद रहे कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने इसके लिए जरूरी है।
तो 50 रुपये का सिक्का भी आप साथ ही साथ देख लेंगे 50 रुपये का सिक्का कैसा दिखता है। आप ये ना माने 50 रुपये का सिक्का नहीं होता, ये 50 पैसे नहीं, 50 रुपये है। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या अविश्वास प्रस्ताव में क्या किस बात को लेकर अविश्वास है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी सरकार के प्रति ही अविश्वास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। फिर आता हमारा निंदा प्रस्ताव। कौन सा है? निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव की बात करें तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकसभा ही मंत्रिपरिषद की निंदा कर सकती है। अतः निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि निंदा प्रस्ताव है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसके लिए भी आपके लिए 50 रुपये का सिक्का यहाँ मैंने डाला है ताकि आपको याद रहे कि इसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, मतलब 50 सदस्य की हामी होनी जरूरी है। किसके लिए? निंदा प्रस्ताव के लिए। निंदा प्रस्ताव में निंदा का कारण बताना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप भी समझते हैं यदि हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो सामने वाला बंदा पूछता तो है कि भाई निंदा तो कर रहे हो तो समझ गए, लेकिन निंदा किस बात को लेकर कर रहे हो ये तो बताना जरूरी है। तो निंदा प्रस्ताव में निंदा का कारण बताना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव किसी विशेष मंत्रियों के समूह या समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि निंदा हम किसी एक विशेष मंत्री की भी कर सकते हैं, कुछ मंत्रियों के समूह की या पूरे मंत्रिपरिषद की भी निंदा कर सकते हैं। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि केवल ये निंदा है और निंदा के कारण क्या है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा, और इसके लिए 50 सदस्यों की हामी जरूरी है। अब हमने 2 प्रस्ताव देखे थे, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। सेम से लगते हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। दोनों की बात करें कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है, बताना पड़ेगा किस बात को लेकर निंदा की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या होता है, इसमें स्वीकार करने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। निंदा प्रस्ताव में की बात करें तो यह किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी विशेष मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यह क्या है, हमारे मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा करने के लिए लाया जाता है, जबकि यह हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव है यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लाया जाता है कि अब आप पे विश्वास नहीं रहा पूरी की पूरी लोकसभा के अंदर मंत्रिपरिषद के खिलाफ। फिर निंदा प्रस्ताव की बात करें तो यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। क्या? त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बात करें यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। तो क्या होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा यदि ये पास हो जाता है तो। फिर आता हमारा स्थगन प्रस्ताव, जिसे एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। क्या? स्थगन प्रस्ताव की बात करें कि यदि देश में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है, क्या देश में यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए, तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए सदन की जो नियमित कार्रवाई है उसको स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यदि देश में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए सदन की जो नियमित कार्रवाई होती है उसको स्थगित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अब स्थगन प्रस्ताव के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? पहली बात, जो प्रस्ताव है ना किसी एक विषय से संबंधित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी दुर्घटना एक ही घटित होती है, 10-20 नहीं। फिर कोई तात्कालिक विषय जिस पर तुरंत चर्चा करना जरूरी है, ऐसा विषय होना चाहिए।
क्या, कोई ऐसा तात्कालिक विषय जिस पर तुरंत चर्चा करना जरूरी है वो होना चाहिए। विषय स्पष्ट होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, मतलब उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए कि हवा में बात नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि चीन हम पर हमला कर देगा, चीन हम पर हमला कर देगा, लेकिन इसके पास इस बात के लिए आपके पास उचित सबूत भी होने चाहिए। तो विषय स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए। और देखें तो जनहित से जुड़ा विषय होना चाहिए, कि जनहित से जुड़ा विषय होना चाहिए, कि जैसे हमारे अडानी जी के शेयर गिर गए थे, तो आप ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेकर ही संसद में चर्चाएं करने लग जाओ, स्थगन मोशन लेके आओ कि अडानी जी का शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि जनहित का विषय नहीं है ये। फिर बात करें, स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का अंश होता है। क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का अंश होता है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्या, स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का अंश होता है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। कितने? 50 सदस्य। तो इसलिए आपके लिए फिर 50 रुपये का सिक्का इसके अंदर डाला गया है, ताकि आपको ये याद रहे कि 50 रुपये मतलब 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर हमारे स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्या, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, और स्थगन प्रस्ताव किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा ही लाया जा सकता है। अब आपके सामने एक प्रस्ताव थोड़ी देर में आएगा, सत्रावसान प्रस्ताव। क्या, सत्रावसान प्रस्ताव, और एक हमने अभी पढ़ा स्थगन प्रस्ताव। तो पहले हम सत्रावसान प्रस्ताव देख लेते हैं, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। पहले हम आपको बता ही देते हैं सत्रावसान प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव में क्या अंतर है। क्लोजर मोशन कहते हैं हमारे सत्रावसान प्रस्ताव को। तो हमारे जो स्थगन प्रस्ताव होता है, ये सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि पूरे पूरे सत्र को। स्थगन प्रस्ताव क्या करता है? हमारे एक बैठक होती है तो एक बैठक को समाप्त करने का कार्य करता है, न कि पूरे सत्र को। और सत्रावसान में पूरे नाम ही सत्र अवसान, ये न केवल बैठक बल्कि पूरे सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। जब हमारे पूरा सत्र ही खत्म कर देता है सत्रावसान प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो ये सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यह क्या, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान प्रस्ताव इसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसे? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा कौन सा? स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है। ये क्या, किसी विधेयक या फिर सदन में जो विचाराधीन काम होते हैं उन पर कोई असर नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वही काम दोबारा करने वाली बैठक में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सत्र तो खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि बैठक स्थगित हुई है, तो अगली बैठक के अंदर उस पर काम किया जा सकता है। तो दोबारा होने वाली जो बैठक है उसमें किया जा सकता है। और बल्कि सत्रावसान की बात करें तो यह भी किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ेगा। जो बचा हुआ काम है, तो नया सत्र आएगा तो नए सत्र के अंदर फिर से नोटिस देना पड़ेगा और दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक और अन्य लंबित कार्य अपने आप ही समाप्त मान लिए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। फिर अगला प्रस्ताव आता है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यान रखेंगे आप, लेकिन नाम में ध्यान है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मतलब कॉलिंग अटेंशन मोशन। यदि देश में कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर सदन और मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। क्या होता है? यदि देश में कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस दुर्घटना पर सदन और मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। एक दिन में 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक दिन कितने? 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मंत्री केवल वक्तव्य देता है। मंत्री क्या करता है? वक्तव्य देता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है? मंत्री के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में चर्चा का प्रावधान नहीं है और मतदान भी नहीं होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मतदान नहीं होता है और चर्चा का प्रावधान भी नहीं होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भारतीय नवाचार है, तो 1954 से प्रारंभ किया गया है। 1954 से इस चीज़ को लगातार चली आ रही है। ये वाली बात, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अरे भारतीय नवाचार है और किसी भी संसद में नहीं है। संसद नहीं, और किसी भी संसद में हो सकता है, लेकिन पहली बार भारत के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। सदन की प्रक्रिया के नियमों में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। क्या? सदन की प्रक्रिया के नियमों में
जो क्या है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को उल्लेख किया गया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सरकार की निंदा नहीं होती है, इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार सदन के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या सरकार की कोई निंदा नहीं होती है, इसी वजह से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अल्पकालिक चर्चा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात करें अल्पकालिक चर्चा की, तो अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत सन 1953 में शुरू हुई थी। कब? 1953 में शुरू हुई थी अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत। अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव के तहत लोक महत्व के किसी विषय को उठाया जाता है। क्या होता है इसके तहत? अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव के तहत लोक महत्व का कोई विषय उसको उठाया जाता है। अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव जिस सदस्य के द्वारा लाया जा रहा है उसके अलावा 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव पर होने चाहिए। भाई उसके सदस्य तो होने ही चाहिए, उसके साइन तो होने चाहिए जो ला रहा है, साथ ही साथ 2 अन्य सदस्य, 2 शब्द याद रखेंगे आप, कौन सा? 2 अन्य सदस्य, तो इनके हस्ताक्षर होने भी आवश्यक है। अल्पकालिक चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसकी सहमति होनी आवश्यक है। अल्पकालिक चर्चा के लिए क्या होता है? कार्य मंत्रणा समिति है, तो उसके हस्ताक्षर होना या उसकी सहमति होना जरूरी है। अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव पर चर्चा का समय, जब अल्पकालिक चर्चा की बात कर रहे हैं तो अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव पर चर्चा का समय क्या है? लोकसभा में 2 घंटे, कितना? लोकसभा में 2 घंटे और राज्यसभा में 2.5 घंटे निश्चित किया जाता है कि इतनी ही चर्चा की जाएगी, इसीलिए इसे अल्पकालिक चर्चा कहते हैं। क्योंकि तय किया जाता है लोकसभा में तो इस पर 2 घंटे चर्चा होगी और राज्यसभा में से 2.5 घंटे चर्चा को नहीं निश्चित है। फिर नियम 377, नियम 377 की बात करते हैं। नियम 377 की शुरुआत 1966 से हुई थी। नियम 377 की शुरुआत 1966 से हुई थी और नियम 377 लोकसभा का नियम है। नियम 377 क्या है? लोकसभा का नियम है। नियम 377 के तहत, नियम 377 के तहत लोक महत्व के वे विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा के लिए दौरान नहीं उठाया गया है, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। क्या है? नियम 377 के तहत लोक महत्व के वे विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया था, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। नियम 377 में चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसके दौरान क्या? मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है तथा उसके द्वारा वक्तव्य देना भी आवश्यक नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दे मंत्री, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। नियम 377 में प्रतिदिन 20 प्रश्नों या 20 विषयों को उठाया जा सकता है। इसके तहत क्या है? हमारे नियम 377 में प्रतिदिन 20 प्रश्नों या 20 विषयों को उठाया जा सकता है। फिर हमारे क्लोजर मोशन की बात करें, समाप्ति प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव भी इसे कह सकते हैं। तो हमारे समाप्ति प्रस्ताव की बात करें, समाप्ति प्रस्ताव संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। क्या? चर्चा हो रही है, चर्चा को समाप्त करने के लिए समाप्ति प्रस्ताव लाया जाता है। समाप्ति प्रस्ताव नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा सामान्य समाप्ति प्रस्ताव, एक कंगारू समाप्ति प्रस्ताव और एक होता है गिलोटिन समाप्ति। पहला होता है सामान्य समाप्ति प्रस्ताव, जिसे सिंपल क्लोजर मोशन कहते हैं, कि यदि किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो गई है, जैसे हम 3 पाठ करते हैं हमारे विधेयक की चर्चा के, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, तो मान लेते हैं द्वितीय पाठन के दौरान विधेयक पर पूरी चर्चा हो जाती है, अर्थात चर्चा के बिंदुओं का दोहराव होने लगता है, बार बार चर्चा की बिंदुओं की बार बार दोहराई जाती है, तो सामान्य समाप्ति प्रस्ताव के द्वारा चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। क्या होता है? सामान्य समाप्ति प्रस्ताव के द्वारा क्या? चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा था कंगारू प्रस्ताव। क्या था? कंगारू मोशन की बात करें, कंगारू प्रस्ताव, तो यदि संसद के पास समय का अभाव है, संसद के पास समय की कमी है और विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है। क्या होता है? विधेयक के जितने बिंदु है तो विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष क्या है? सर्वदलीय बैठक बुलाता है। अध्यक्ष क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में कंगारू समाप्ति के लिए सहमति बनाते हैं। क्या होते हैं? कंगारू प्रस्ताव वाली बात कहते हैं, तो कंगारू समाप्ति के लिए सहमति बनाते हैं। कंगारू सहमति समाप्ति प्रस्ताव में विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। क्या होता है? कंगारू समाप्ति प्रस्ताव में विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और उसके बाद चर्चा वो समाप्त कर दिया जाता है। और वही बात है, जब केवल महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाए और चर्चा को तय समय पर समाप्त किया जाए तो यह कंगारू समाप्ति प्रस्ताव कहलाता है। जैसे ये एक विधेयक है जिसमें हमारे ये पॉइंट ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट थे,
लेकिन काम काम के कौन से पॉइंट थे, काम काम के जैसे ये पॉइंट था, एक काम का ये पॉइंट था, एक काम का ये पॉइंट था, वो ये पॉइंट था। जैसे कंगारू उछल के जैसे यहाँ गया, उछल के यहाँ गया, उछल के यहाँ गया, मतलब जो काम काम के और महत्वपूर्ण विषय उन पर ही चर्चा की जाए, और जो बाकी फालतू के विषय थे, फालतू की बातें थी, उनको छोड़ दिया जाए। तो वो कंगारू की तरह होता है कि कंगारू जैसे उछल उछल के चलता है, बीच बीच में छोड़ता हुआ चलता है, तो इसीलिए इसे कंगारू प्रस्ताव कहते हैं। फिर होता है हमारा गिलोटिन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? गिलोटिन प्रस्ताव। तो गिलोटिन क्लोजर मोशन की बात करें, गिलोटिन एक मशीन थी जो हमारे पुराने समय पे ये फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलती थी। तो यदि सदन के पास समय का अभाव है जिससे कि सदन के सभी बिंदुओं पर चर्चा करना संभव नहीं है, तो इस स्थिति में पहले से ही समय का चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाता है कि इस प्रस्ताव पर केवल हम 1 घंटा ही चर्चा करेंगे, पहले से फिक्स कर देते हैं, और समय पूरा होने पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे हम गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं कि इसमें चाहे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई हो या न हुई हो। कंगारू क्लोजर मोशन में कम से कम महत्वपूर्ण विषयों पर या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा तो होती है, लेकिन गिलोटिन समाप्ति में तो महत्वपूर्ण की भी कोई ज़रूरी नहीं है। टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा जितनी चर्चा के लिए, तो उसके बाद सीधी ही उसको वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है। तो गिलोटिन कहते हैं इसे। जैसा कि चित्र में भी हमारे गिलोटिन दिख रहा है, गिलोटिन के अंदर ये हमारे प्रस्ताव रखा हुआ है, ये बीच में प्रस्ताव रखा है। जब गिलोटिन चलेगा तो प्रस्ताव के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो मतलब कि हमारे काम काम की बातें हैं, उन पर भी चर्चा होना कोई ज़रूरी नहीं है गिलोटिन समाप्ति में। इसमें तो केवल समय तय हो जाता है, इतने समय के बाद उसको क्या है, चर्चा को बंद करना ही पड़ता है, चाहे उस पर काम की बातें महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई हो या न हुई हो। फिर आता हमारा धन्यवाद प्रस्ताव या थैंक्स मोशन। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों में, क्या सत्ता पक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों में। ध्यान रखना आप, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, लेकिन मुख्यतः लोकसभा में पास होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन्यवाद प्रस्ताव में लोक संशोधन भी किया जा सकता है। क्या धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन भी किए जा सकते हैं? ऐसा है कि लोकसभा में कुछ और हो धन्यवाद प्रस्ताव में, राज्यसभा में कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। अब हम देखेंगे संसदीय समितियों के बारे में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन में हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। संसदीय समितियों की बात करें तो उनका उद्भव कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन वर्तमान में संसदीय समितियों का प्रयोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा किया जाता है। भाई इस प्रथा की शुरुआत तो हमारे ब्रिटेन में हुई थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ आ रही है? अमेरिका में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में संसदीय समितियों का आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? भारत में संसदीय समितियों का प्रारंभ किया जाता है। सन 1921 में भारत में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया था। क्या? सन 1921 में भारत में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया था। और संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, और वो भी कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है स्थायी समिति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी होती है हमारी अस्थायी समिति, जिसे एडहॉक कमेटी या टेम्परेरी कमेटी भी कहते हैं। अब संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियों में कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो उसके लिए 1/3 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है। समितियों में जितने सदस्य होंगे उनका यदि 1/3 सदस्य उपस्थित है तो कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो कोरम में गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे हमारी जो संसदीय समितियां हैं उनके महत्व के बारे में कि वो क्यों ज़रूरी है इतनी। तो बात करें तो संसदीय समितियों का कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मंत्री है और पूरी संसद के जो मंत्रिपरिषद है वो सारे कार्य नहीं करते हैं और ना ही कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ होती है, ना ही इतना समय होता है। तो ये कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है संसदीय समितियों का कार्य। संसद के पास कार्य अधिक होता है जबकि हमारे समय का अभाव रहता है, और विभिन्न कार्यों के लिए समितियों में विभिन्न कार्यों को समितियों में बांट दिया जाता है। इसलिए फिर साथ ही साथ विशेषज्ञता को प्रोत्साहन भी इससे मिलता है। क्यों? क्योंकि विषय के विशेषज्ञों को ही उस समिति में सदस्य बनाया जाता है। जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, सांसद होते हैं हमारे, उनको ही उनका सदस्य बनाया जाता है। फिर तीसरी बात, गोपनीयता रखने में सहायक होता है। क्या होता है? इससे गोपनीयता आसानी से रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यदि सदन के अंदर इस पर चर्चा की जाएगी तो इसमें गोपनीयता नहीं रहती और बात फैल सकती है, इसलिए गोपनीयता रखने के लिए ये ज़रूरी है।
तो संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। संसद को क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना होता है, जिन पर खुले सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए गोपनीयता को बनाए रखने के लिए संसदीय समितियां इस पर विचार करती है। तो इसलिए क्या होता है? संसदीय समितियां इस पर विचार करती है। संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ता है। क्या होता है? संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ता है। संसदीय समितियां लोकसभा और राज्यसभा के मध्य सहयोग और सामंजस्य को बढ़ा देती है। क्या है? संसदीय समितियां क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के मध्य क्या है? सहयोग और सामंजस्य को बढ़ा देती है। संसदीय समितियां सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों के मध्य सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। क्या है? संसदीय समितियां क्या? सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य क्या? सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है। हमारे देश की संसद की स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटियां कौन कौन सी है? एक हमारी प्राक्कलन समिति जिसे एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। एक हमारी लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, पीएसी भी कहते हैं इसे। लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर होते हमारी विभागीय स्थायी समितियाँ, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी और कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो ये हमारे कुछ कमेटियाँ स्थायी समितियाँ हैं। पहली आती हमारी प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो प्राक्कलन समिति की शुरुआत सन 1950 में की गई थी। कब? 1950 में हमारे प्राक्कलन समिति की शुरुआत की गई थी। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में मूलतः 25 सदस्य होते थे पहले, लेकिन 1956 में प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। पहले इसमें कितने? 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1956 में इसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य मतलब 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड पीआरएस से प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होंगे वो किस पद्धति से निर्वाचित किए जाते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का है। 1 साल बाद में सदस्य बदल दिए जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। मंत्री क्या प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं बन सकता है? कोई भी मंत्री क्या प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं बन सकता। प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बजट पर ये गहन चिंतन करती है। बजट पर गहन चिंतन करती है और बजट पे होने वाले अतिव्यय या अपव्यय इनको रोकने का प्रयास करती है। अब बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो फंक्शंस देख लेते हैं प्राक्कलन समिति के। पहले फंक्शंस हमारे जो बजट प्रावधान होते हैं, तो बजट प्रावधानों की समीक्षा करना। पहला कार्य तो क्या है इनका? बजट प्रावधानों की समीक्षा करना। दूसरा कार्य हमारे कार्यकुशलता के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। क्या? कार्यकुशलता के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। तीसरा हमारे प्राक्कलन की में नीति के अनुसार राशि के समुचित प्रावधान की जांच करना। क्या? प्राक्कलन में नीति के अनुसार राशि के समुचित प्रावधान की जांच करना। चौथा हमारे बजट प्रावधानों की कमियों और अनियमितताओं को दूर करना। क्या? बजट प्रावधान होते हैं उनकी कमियों और अनियमितताओं को दूर करना इसका चौथा कार्य होता है प्राक्कलन समिति का। फिर आती है हमारी पीएसी। पीएसी मतलब लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसकी बात करें तो लोक लेखा समिति की शुरुआत सन 1921 में की गई थी। हमारी लोक लेखा समिति है उसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 1921 में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें टोटल कितने? 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से होते हैं। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। किस तरीके से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से क्या होता है? लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। क्या? सामान्यतः क्या होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल से होता है। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मित्र या दार्शनिक कहा जाता है, बल्कि ये उल्टा हो गया। क्या? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सीएजी की रिपोर्ट होती है इस पर चर्चा करने का कार्य भी जो कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति में कौन होते हैं? जो हमारे 22 सदस्य होते हैं ये संसद के सदस्य होते हैं। और वो हमारी जो रिपोर्टें आती है सीएजी की उनको समझने में इतने समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए सीएजी को बुलाते हैं, भैया बताओ इन रिपोर्टों में क्या लिखा होता है। तो उनको बैठ के समझाते हैं दोस्त की तरह कि भाई इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है और उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। इसलिए सीएजी को मित्र या दार्शनिक कहा जाता है लोक लेखा समिति का।
तो इसमें का को की गलती हो गई बस। फिर लोक लेखा समिति के कार्यों की बात करें, क्या लोक लेखा समिति के कार्यों की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसकी समीक्षा करने का कार्य हमारे लोक लेखा समिति का होता है। फिर अधिक अनुदान के लिए लोक लेखा समिति की अनुमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या अधिक अनुदान चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको लोक लेखा समिति की अनुमति जरूरी है। तीसरी समिति आती है हमारे लोक उपक्रम समिति, पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बात करें इसकी तो लोक उपक्रम समिति की शुरुआत 1 मई 1964 में हुई थी। कब? 1 मई 1964 में हमारे लोक उपक्रम समिति की शुरुआत की गई थी। लोक उपक्रम समिति की शुरुआत कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब? कृष्णा मेनन समिति ने सिफारिश की और उसकी सिफारिश पर हमारे लोक उपक्रम समिति की शुरुआत की गई। मूल रूप से देखें तो मूल रूप से लोक उपक्रम समिति में 15 सदस्य थे। कितने? 15 सदस्य थे, जिनमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से थे, जिसमें 10 तो क्या लोकसभा से थे और 5 राज्यसभा से थे। लेकिन सन 1974 में लोक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 22 कर दिया गया। तो बात करें मूल रूप से तो इसमें 15 सदस्य थे, जिनमें 10 तो लोकसभा से 5 राज्यसभा से। और 1974 में जैसे जैसे हमारे देश के अंदर लोक उपक्रम की कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनकी सदस्य संख्या बढ़ा के 22 कर दी गई, जिससे 15 सदस्य तो लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से तय किए गए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत SVT से लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो लोक उपक्रम समिति है इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इनका निर्वाचन होता है। लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और मंत्री लोक उपक्रम समिति का सदस्य नहीं बन सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे, लोक उपक्रम समिति का सदस्य कौन नहीं बन सकता? मंत्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। फिर बात करें हमारे लोक उपक्रम समिति के क्या क्या कार्य हैं। लोक उपक्रम समिति कार्य की बात करें तो CAG है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना। क्या CAG है? तो CAG के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। फिर आता हमारे विभागीय स्थायी समितियां, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं, उनकी बात करें तो विभागीय स्थायी समितियों का आरंभ अमेरिका से हुआ है। जो विभागीय स्थायी समितियां होती हैं इनका आरंभ कहाँ से हुआ है? अमेरिका से। सन 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी। कितनी? 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी 1993 में। 2004 में, कब? 2004 की बात कर रहे हैं, तो 2004 में विभागीय समितियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कितने? 31 सदस्य होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि एक तो समितियों की संख्या 24 है और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31, जिसमें 21 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि 21 सदस्य तो लोकसभा से और 10 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। 16 विभागीय स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो लोकसभा के द्वारा, ये याद रखना, 16 के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के द्वारा और 8 की नियुक्ति कौन करता? राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो 8 विभागीय स्थायी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। तो आप इन संख्याओं को याद रखें। फिर विभागीय स्थायी समितियों के क्या क्या कार्य हैं? विभागीय स्थायी समितियों के कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करने के बाद, बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। जो बजट क्या है, किसको सौंप देते हैं? विभागीय जो समितियाँ होती हैं उनको सौंप दिया जाता है। एक विभागीय स्थायी समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा करती है। तो प्रत्येक विभागीय समिति क्या करती है? एक से अधिक बजट जो विभाग है उनके सबके विभागों को दे दिया जाता है उनको कि भाई तुम इस विभाग का बजट तय करो, तुम इस विभाग का। तो हर समिति को एक से ज़्यादा विभाग दे दिए जाते हैं। फिर आती है मेरी कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। समिति का नाम क्या है? कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग होती है। क्या कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है? लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो लोकसभा में क्या होता है? कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा में तो 15 होते हैं और राज्यसभा में 11 होते हैं, ये याद रखेंगे, 11 और 15। राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में तो
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे कार्य मंत्रणा समिति क्या काम करती है। तो फंक्शंस की बात करेंगे, जो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है इनकी। तो सदन के जो दैनिक कार्यक्रम है, कि सदन के दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारण करना, अर्थात लोकसभा में लोकसभा के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण करना, तो राज्यसभा में राज्यसभा के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण करने कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो ये कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ये हमारी स्थायी समितियाँ हो गई। अब आती है हमारी अस्थायी समितियाँ, एडहॉक कमिटीज़ या टेम्परेरी कमिटीज़ की बात करें। उद्देश्य की बात करें तो विशेष के लिए अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है कि देश में कोई ऐसा अनोखा कार्य आ गया, अचानक कार्य आ गया, तो उसके लिए विशेष उद्देश्य के लिए क्या है, अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। और उद्देश्य प्राप्ति के बाद में अस्थायी समितियों को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है कि उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात अस्थायी समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। अस्थायी समितियों की बात करें तो 3 प्रकार की होती है नॉर्मली। एक तो प्रवर समिति होती है, सेलेक्ट कमेटी, एक संयुक्त समिति होती है, जॉइंट कमेटी, और एक संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पहली समिति देखिए प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी की बात करें तो किसी विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। कोई विधेयक खास विधेयक है, उसके लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। फिर आता है संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी, तो किसी विधेयक के लिए संयुक्त समिति का गठन भी किया जा सकता है। और तीसरा था संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उद्देश्य विशेष के लिए तो खास उद्देश्य हो तो उस उद्देश्य के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी का गठन किया जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 तो लोकसभा से और 10 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। 21 तो लोकसभा से होते हैं, 10 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब तक की बात करें तो अभी तक गठित संयुक्त संसदीय समितियों की बात करें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किन किन मुद्दों पर गठित हो चुकी है। एक था हमारा बोफोर्स घोटाला, एक है हमारा हर्षद मेहता घोटाला जिसे हम शेयर मार्केट का घोटाला भी कहते हैं, एक शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया था, फर्टिलाइजर क्या पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया था उनका मामला, केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें हमारे पीसी चाको के विषय में था, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जिसमें निर्णय लिया गया था लेकिन बाद में बनाया नहीं गया, मतलब जेपीसी के गठन का निर्णय तो लिया था लेकिन गठित नहीं हुई थी। तो इस तरह संसद के विशेष कार्य तो हो चुके। फिर अब संसद का एक लास्ट टॉपिक का नाम क्या है, शासन प्रणाली। हमारी संसद तो ठीक है लेकिन हमारी शासन प्रणाली कैसी है। नॉर्मली 2 तरह की शासन प्रणालियाँ होती है। एक तो होती है हमारी संसदीय शासन प्रणाली जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। एक होती है हमारी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आप याद रखेंगे दोनों प्रकार की शासन प्रणाली। पहले प्रकार की शासन प्रणाली जिसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत क्या लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली चलती थी, इसलिए भारत में भी यह चल पड़ी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया था क्योंकि मैंने आपको कारण बताया अभी। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 हेड होते हैं। क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। जैसे एक तो होता है नाम मात्र का जिसे कहते हैं नॉमिनल, जैसे हमारे राष्ट्रपति। दूसरा होता है वास्तविक जिसे रियल कहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या 2 प्रमुख होते हैं, एक तो नॉमिनल और एक रियल। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और वो बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है। क्या कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा या भाग होता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या शक्ति पृथक्करण स्पष्ट रूप से नहीं होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री विधायिका के भी सदस्य होते हैं। मंत्री विधायिका के सदस्य भी होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होता है संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका क्या होती है, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात
विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। क्या विधायिका क्या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता। अब आता दूसरा प्रकार हमारा गवर्नेंस का, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो अमेरिका में हमारे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक ही हेड होता है, दो नहीं होते, और वो होता है रियल, वास्तविक, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है रियल, नॉमिनल और रियल नहीं होता, रियल होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष ही शासन का अध्यक्ष होता है। क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष क्या होता है, शासन अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रमुख सामान्यतः जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें हमने अमेरिका का उदाहरण देखा। अमेरिका में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का जो हेड होगा वो सामान्यतः जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, और वह बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुमत प्राप्त दल का नेता होना कोई जरूरी नहीं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका पूर्णतः अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका क्या होते हैं, पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होता है। मंत्री क्या होता है, विधायिका का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से क्या विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, अर्थात विधायिका के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि वो इसका अंग होती ही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को नहीं हटाया जा सकता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक नहीं। आपसे याद रखेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। अब हम देखेंगे संसदीय जो शासन व्यवस्था है इसके गुणों के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसके गुणों की बात करें तो इसके मेन गुण तीन है। एक तो उत्तरदायित्व की भावना, मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, और एक कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच में बेहतर तालमेल। तो तीन मुख्य गुण हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। पहला गुण आता है उत्तरदायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, अतः कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती। दूसरी विशेषता होती है हमारी जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। तो विधायिका का कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर भी नियंत्रण होता है। क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका के दैनिक कार्यों पर भी नियंत्रण होता है। कार्यपालिका को विधायिका के प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। कार्यपालिका को क्या है, विधायिका के प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, इसीलिए कार्यपालिका अधिक जवाबदेह होती है। कार्यपालिका क्या होती है, इसके जरिए अधिक जवाबदेह हो पाती है। फिर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बेहतर तालमेल। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या बेहतर तालमेल की बात करें तो कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बेहतर सामंजस्य होता है, और कार्यपालिका और विधायिका में टकराव उत्पन्न नहीं होता है। इससे क्या होता है, सरकारी निर्णय और विधि निर्माण सरल हो जाते हैं। क्या, सरकारी निर्णय लेना और जो कानून का निर्माण करना, ये सब आसान काम रह जाते हैं। इसमें हमारे अल्पसंख्यक वर्ग भी राजनीतिक रूप से संगठित हो सकते हैं। इसमें क्या, हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये भी क्या राजनीतिक रूप से संगठित हो सकते हैं, और वे अपने हितों को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें क्या, विपक्षी दलों का महत्व भी होता है। क्या होता है, इसमें विपक्षी दलों का महत्व भी होता है। इसमें राजनीतिक दल अधिक होते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा जन आंदोलन भी होते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। तो हमारी कुछ विशेषताएं थी हमारे संसदीय शासन व्यवस्था की। अब हम देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था की कमियां या दोषों की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें। पहला, अस्थिरता, अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा, अनिर्णय की स्थिति या त्वरित निर्णय का अभाव या डिलेड डिसीजन मेकिंग। या बात करें विकल्पों की सीमितता, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर। अब बात करते तीनों की विस्तार से। पहला है अनस्टेबल गवर्नमेंट या अस्थिरता की बात करें तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। इसीलिए क्या होता है, विधायिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। प्राय कार्यपालिका अपना
पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाती। ये कोई जरूरी नहीं है कार्यपालिका अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, अतः पुनः चुनाव कराने पड़ सकते हैं। यदि कार्यपालिका पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं करती है तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ सकते हैं, जिससे धन और समय की बर्बादी या अपव्यय होता है और राजनीतिक नीतियों में भी अस्थिरता बनी रहती है। समझ नहीं आता कि जो अन्नपूर्णा जो योजना है, अन्नपूर्णा भोजन योजना, इंदिरा गांधी मध्याह्न भोजन योजना, तो पता नहीं कितने प्रकार की रसोई योजना थी, इंदिरा गांधी रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो पता भी नहीं है कौन सी योजना कितने समय तक चलेगी। जो हमारी नीतियाँ हैं वो भी अस्थिर रूप से प्रभावित होती है। फिर अनिर्णय की स्थिति या त्वरित निर्णय का अभाव। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सहयोगी दलों की सहमति लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले सहयोगी दलों की सहमति लेनी पड़ती है और प्राय सहयोगी दल सहमत नहीं होते हैं और सरकार निर्णय नहीं ले पाती है। इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही एक हिस्सा होती है। कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका का एक हिस्सा होती है, जो कि हमारे आदर्श लोकतंत्र के अनुरूप नहीं होती। फिर आता हमारे विकल्पों की सीमितता। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर की बात करें तो मंत्री नियुक्त करने के लिए अधिक विकल्प नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल विधायिका के सदस्यों में से ही मंत्री नियुक्त करने पड़ते हैं। इससे विशेषज्ञता या विशेषता को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, विशेषज्ञता वो पीछे रह जाती है। और इसमें के गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं। इस कारण गठबंधन सरकार के सभी दोष इसमें आ जाते हैं, जैसे हमारे अस्थिरता, अनिर्णय, मंत्रियों के पर पर्याप्त नियंत्रण का अभाव, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व देना, अवसरवादिता, दल बदल की प्रकृति, बेमेल गठबंधन। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमियां इसके अंदर होती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने तीसरे पार्ट में संसद के बारे में देखा। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।